हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार में 6500 प्लस आने वाली लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। उसका आज सेकंड सेट हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किस तरह से आप लोग की तैयारी चल रहा है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है पुस्तकालय के विकास और विस्तार पे जोर देता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा सूत्र है 5 लॉ में से जो पुस्तकालय के विकास और विस्तार पे जोर जोर देता है? तो ये है पंचम सूत्र। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन बने थे? ठीक है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1891 में हुई थी। तो उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो जॉन मैकफर्लेन थे। कौन थे? जॉन मैकफर्लेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीडीसी के मुख्य वर्ग यानी कि मेन क्लास की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, डीडीसी की जो मुख्य क्लास की संख्या है मेन वर्ग की, वो 10 है, जिसको हम लोग डेका कोटामी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? डेका कोटामी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से मनाया जा रहा है। इसी तरह से इसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? यूएसए में 1958 से इसको मनाया जा रहा है। और भारत में कब मनाया जाता है? तो 1968 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंड्स, कब लिखी गई थी? तो ये 1937 में लिखी गई थी। इसके बाद इसका 1957 में और 1967 में इसका संशोधित रूप भी आया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पुस्तकालय का निर्माण किया जाता है जिससे लाभ कमाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं है फ्रेंड्स। पुस्तकालय का मतलब होता है कि ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान बांटना। ठीक है, ज्ञान को बढ़ावा देना। तो सार्वजनिक पुस्तकालय तो बिल्कुल भी नहीं है। विशेष पुस्तकालय तो अंधों के लिए, विकलांगों के लिए बनाया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कानूनी किताब, मेडिकल लाइब्रेरी, इस तरह के जो लाइब्रेरीज होते हैं जो विशेष पुस्तकालय में आते हैं, तो इससे भी लाभ नहीं कमाया जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय का मतलब होता है कि एकेडमिक लाइब्रेरी, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है। तो लाइब्रेरी का मतलब लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। आईएसएसएन का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, आईएसएसएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर और सीरियल्स के लिए दिया जाने वाला 8 डिजिट का अंक होता है। कितने का होता है? 8 डिजिट का अंक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ठीक है, तो एएलए के क्या बोलते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिन विंसर को प्रथम अध्यक्ष बोला जाता है और प्रथम सचिव जो थे वो मेलविल डेवी साहब थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कैटालॉग प्रारूप कौन सा है? यानी कि पुस्तकालय में सबसे ज्यादा प्रयोग किस कैटालॉग के रूप में किया जाता है? तो ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग, जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं, ओपेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो उपयोगकर्ताओं द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कैटालॉग कार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि सूचना समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये सबसे पहले जापान में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1960 के दशक में, 1960 के
दशक में सूचना शब्द का प्रयोग हुआ था सबसे पहले जापान में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये लॉ से क्वेश्चन है। एवरी रीडर इट्स बुक, ठीक है, एवरी बुक इट्स रीडर, इंग्लिश में इसका होगा एवरी बुक इट्स रीडर। ये कौन सा लॉ है फ्रेंड, ये तृतीय लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ में बोला जाता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ में कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, ठीक है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका प्रथम संस्करण 1933 में, और लास्ट जो संस्करण था, लास्ट संस्करण इसका 1987 में प्रकाशित हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सातों संस्करण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातों संस्करण का ईयर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसडीआई मतलब कि सेलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये किसके द्वारा शुरू करने की जाने वाली सेवा है फ्रेंड्स, इसको आप लोग देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये जो है एचपी लूहन के द्वारा शुरू किया हुआ सेवा है, ठीक है। किसके द्वारा, एचपी लूहन के द्वारा। कब शुरू किया गया था, तो ये 1950 दशक के अंत से 1960 के शुरुआत में शुरू की गई थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मार्क 21 में 21 क्या दर्शाता है। मार्क जो 21 है उसमें 21 क्या दर्शाता है, तो ये जो 21 है 21वीं सदी को दर्शाता है, ठीक है, 21वीं सदी को ये दर्शाता है, ठीक है। और मार्क 21 का जो लेटेस्ट एडिशन कह सकते हैं, क्या कहते हैं, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो वो आरडीए के रूप में आया है, आरडीए के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल जो है फ्रेंड्स वो एसआर रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये बिल कब तैयार किया गया था, तो ये 1930 में बनारस में आयोजित एक अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन था, उसी समय इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया था, ये बिल जो तैयार किया गया था सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और कानून पर जोर देने के लिए वकालत किया गया था इस पे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनालिटिकल एंट्री यानी कि विज्ञप्ति प्रविष्टि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये पुस्तकों के किसी अध्याय का या लेख के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो पुस्तकों के लेख या अध्याय के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि पाठक का जो दस्तावेज के भीतर विशिष्ट सामग्री होती है ना, उसमें पहुंचने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इंसडॉक जो कि अब निस्केयर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और निस्केयर को भी फिर से नाम बदल दिया गया है, इंसडॉक जो निस्केयर बनाया गया, उसके बाद फिर निस्केयर को एनआईसीपीआर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्थापना है 1952 में हुई थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। 19वां संस्करण डीडीसी का अभी तक 23वां संस्करण तक आ चुका है, जो कि लेटेस्ट जो एडिशन है वो 2011 में प्रकाशित हुआ था, 2011 में प्रकाशित हुआ था। तो पूछ रहा है कि इसका 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में आया था, ठीक है। तो इसका 19वां संस्करण 3 वॉल्यूम में आया था। इसी तरह से इसका 18 से लेकर के 19 तक जो संस्करण है वो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है। और 19वां संस्करण आया कब था फ्रेंड्स, तो ये आया था आपको 1979 में, ठीक है, 1979 में। फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था, तो ये आया था 1876 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीसी में मौलिक श्रेणियां यानी कि फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी है। तो आप लोग को पता होगा कि सीसी में जो फंडामेंटल कैटेगरी है उसको परमेस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। किसके रूप में, परमेस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परमेस्ट यानी कि पी से होता है पर्सनालिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से स्पेस और टी से टाइम, उसी का हिंदी में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है, ठीक है। जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है फ्रेंड्स, तो ये प्रकाशित होती है आपको यूके से। कहाँ से, यूके से, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये पत्रिका जो है ये प्रकाशित कब से हो रही है, ये जनरल जब प्रकाशित हो रही है कब से, इसका डेट हम लोग देखते हैं 1969 से प्रकाशित हो रही है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिएगा फ्रेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, JOLIS, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो रिलेटिव इंडेक्स जो है ये DDC यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है। पुस्तकालय के संबंध में आउटसोर्सिंग का अर्थ होता है कि पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। कहने का मतलब ये है कि सारे काम तो पुस्तकालय के अंदर हो ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य जो कि बाहरी किसी कंपनी को सौंप देना, ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिपल RLF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, तो ट्रिपल RLF जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए काम में करता है। इसका काम है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना। ये भारत के कल्चर मिनिस्टर के अंडर कार्य करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय के 200वें बर्थडे पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबलिन कोर क्या है, तो डबलिन कोर जो है फ्रेंड्स ये एक मेटा डेटा मानक है, मेटा डेटा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये सरल और अंतर संचालनीय है, जिसका विभिन्न प्रणाली जो है ये क्या करता है कि एक मेटा जो डेटा है उसको आदान प्रदान करने का काम करता है। कहने का मतलब कि किसी भी डेटा को कहीं से लाना और कहीं भेजने का काम ये करता है डबलिन कोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि भारत में एमलिव कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था, ठीक है। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, कब, 1949 में, 1949 में शुरू किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये बिलीव कोर्स के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बिलीव कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय कब, 1947 में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका है। इसमें क्या होता है कि वार्षिक प्रकाशन होता है, जो कि दुनिया भर की जो शैक्षणिक संस्थान है ना, जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय, अभिलेखागार, इस तरह का जो संस्था है उसमें विस्तृत जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड का मतलब ही है कि पूरा जो विश्व में, दुनिया भर में जो फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले बार भी आप लोग को बता चुके थे कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है, तो ये सर्कुलेशन से संबंधित है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये जॉन कॉटन डाना के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, सर्कुलेशन। अब है कि नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर से क्वेश्चन है, का संबंध किससे है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि नेटवर्क जो है विभिन्न, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर है ना, एक दूसरे से किस तरह से जुड़े रहते हैं ना, इसी तरह से डेटा को ये प्रसारित करने का काम करता है, ठीक है। बस, स्टार, रिंग जैसा ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी का पहला पूर्ण अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1943 में प्रकाशित हुआ था और 1905 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। फर्स्ट एडिशन 1905 में आया था, पाउल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको NDALI के नाम से जानते हैं, ये परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IIT खड़गपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शोध गंगा क्या है? ठीक है, तो शोध गंगा जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय शोध प्रबंध यानी कि थीसिस एंड डिसर्टेशन का भंडार है। ठीक है, ये थीसिस का एक भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बोला जाता है कि 1953 में हो गई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से इसकी जो स्थापना है, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना बोला जाता है कि 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिपल सी यानी कि क्लासिफाइड कैटालॉग कार्ड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 5वां संस्करण 1964 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका फर्स्ट जो संस्करण था ये 1934 में आया था। ठीक है, फर्स्ट संस्करण 1934 में आया था और 1945 में आया था इसका सेकेंड, 1945 में सेकेंड आया था सेकेंड, और थर्ड 1951 में, थर्ड 1951 में आया था। ठीक है, और फोर्थ जो आया था 1958 में आया था, फोर्थ 1958 में। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको 1948 में नेशनल लाइब्रेरी का नाम दिया गया था, उसकी स्थापना 1836 में हुई थी। ठीक है, ट्रंकेशन तकनीकी का उपयोग किसके लिए होता है? तो फ्रेंड्स, ट्रंकेशन जो एक कह सकते हैं कि तकनीकी उपयोग है, टेक्निकल उपयोग करने वाला एक डेटाबेस है, उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो खोज के लिए उसका उपयोग करते हैं, डेटाबेस को खोजने का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 कि बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिसको हम लोग IPR कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो IPR में क्या शामिल नहीं है, पूछ रहा है। तो IPR में फ्रेंड्स सेंसरशिप शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट सारे चीज शामिल है, लेकिन ये सेंसरशिप शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDC में फॉर्म डिवीजन को अब क्या कहा जाता है? तो फॉर्म डिवीजन जो DDC का एक पार्ट कह सकते हैं था, उसको अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पुस्तकालय कर्मचारी के लिए आचार संहिता यानी कि कोड्स ऑफ एथिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए इसका महत्वपूर्ण जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक जो था, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1953 में, 1953 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। और ये जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एक्ट है, ये कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1948 में इसको पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया था? तो फेसेट का मतलब ही होता है पमेस्ट सीसी से रिलेटेड, तो ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। ये पमेस्ट है, जिसको हम लोग फंडामेंटल कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ALA का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये शिकागो में स्थित है। ठीक है, शिकागो में। ALA की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अलमाक अलमाक में किस प्रकार की जानकारी होती है? तो ये कैलेंडर, खगोलीय डेटा और सांख्यिकी आदि की जानकारी रखती है। इसी तरह से गजेटियर जो है वो भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गजेटियर के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए UGC की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए UGC द्वारा फंड दिया जाता है। जैसे कि आप लोग पता है एकेडमिक लाइब्रेरी को UGC के द्वारा फंड दिया जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी को RRLF द्वारा फंड दिया जाता है। इसी तरह से जो स्पेशल लाइब्रेरी है उसको पेरेंट बॉडी के तहत
फंड दिया जाता है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि जब लाइब्रेरी कमेटी बनी थी 1957 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसको बीएनबी के नाम से जानते हैं, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उसका प्रकाशन फ्रेंड्स 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुक्त द्वार प्रणाली यानी कि ओपन एक्सेस का समर्थन करता है? तो ओपन एक्सेस का समर्थन कौन सा लॉ करता है? तो ये तृतीय जो सूत्र है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, ये उसका समर्थन करता है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीन स्टोन क्या है? ठीक है, तो ग्रीन स्टोन जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक ग्रीन स्टोन एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन एक्सेस, जो ओपन डिजिटल लाइब्रेरी होता है ना, उसका संबंध है इससे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है फ्रेंड्स? तो हैंडबुक जो है वो द्वितीय स्रोत है, क्योंकि हैंडबुक कहने का मतलब है कि हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ तो है, लेकिन ये इसमें नहीं बोल रहा है कि किस तरह से, मतलब अपना थीसिस लिखा हुआ है कि किसी और से कंटेंट लेकर के लिखा हुआ है, तो ये चीज इसमें नहीं है, यानी कि हैंडबुक ये द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। तो ये था आज का सेट का क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग वीडियो देख करके जरूर बताइएगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग को तैयारी में ये सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होगी। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग रात 10 बजे हम लोग डिस्कशन के लिए जुड़ते हैं। रात 10 बजे हम लोग डिस्कशन के लिए आते हैं लाइव में, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग अभी यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यूनिट 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर आइएगा, बहुत फायदा होगा, आप लोग की तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट